अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर राजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां फ़राइज़ की अदायगी का भी क्रेडिट लेने का रवाज है। एक ऐसा काम जो आपकी जिम्मेदारी है और उस काम के लिए आवाम आपको रोजाना, माहाना और सालाना मुख्तलिफ तरीकों से अदायगी करते हैं, मगर जब उसकी वसूली का वक्त आता है जो कि आवाम का हक है, तो उस वसूली को मुख्तलिफ अंदाज में एहसान के तौर पर पेश किया जाता है और उसका क्रेडिट भी लिया जाता है। इस वक्त पंजाब सैलाबी सूरत हाल का शिकार है, जहां रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया समेत प्राइवेट सेक्टर्स बेहतरीन काम करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हुकूमत पंजाब अपने इस फर्ज की अदायगी के लिए अपनी मार्केटिंग करने में ऐसी मसरूफ है कि खाने का सामान हो या हाजत करने के लिए वॉशरूम्स, नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद हो या रहने के लिए कैंप्स, हर जगह अपनी तशहीरी मुहिम बढ़ चढ़ कर की जा रही है। हैरानगी इस बात की है कि वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर्स कौन हैं जो उनको ये मशवरा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की नज़र में उनके लिए गम और गुस्से में इजाफा हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि हुकूमती जमात के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसकी दिलचस्प तौजीह पेश की है और कहा है कि हम फोटोज इसलिए लगा रहे हैं कि क्रेडिट कोई और ना ले जाए। ये तो हमारे सियासतदानों के हालात हैं। खैर, NDMA ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की अपडेट एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मानसून सीजन में अब तक 910 अफराद जहां भाग, 1044 अफराद जख्मी हुए। एदाद शुमार के मुताबिक 442 अफराद दरियाई सैलाब, 252 लोग घर गिरने और 65 अफराद डूबने से जान से गए, जबकि 57 लोग सैलाब आने से और मूसलाधार बारिशों से 11 अफराद जहां बाग हुए, 25 अफराद लैंडस्लाइडिंग, 23 लोग करंट लगने और 26 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जहां बाग हुए। एदाद शुमार में बताया गया है कि मजमूई तौर पर पंजाब में 234 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 504, सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जहां बाग हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जहां बाग हुए। मजीद क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जलाल पीरवाला से यासिर मजीद और कसूर से फजल हुसैन भुट्टा साहब। आप दोनों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले यासिर, आप बताइए कि जलालपुर पीरवाला की क्या सूरत हाल है, क्योंकि रात गए वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। लाखों लोग जो वहां के मकीन हैं, उनके लिए एक आफत का सामान था। आपके पास क्या तफसीलात हैं? अब वहां क्या सूरत हाल है, वहां कितने अफराद अब तक फंसे हैं? इसके अलावा जनूबी पंजाब जो अलर्ट पर है, उसकी सूरत हाल भी बताएं। जी, जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद परेशानी की सूरत हाल से दो-चार है, क्योंकि जितने भी दरिया हैं, जितने भी बारिशें इस वक्त मुल्क के अंदर आई हैं विस्तार मानसून में, वो तमाम जनूबी पंजाब से है। दरिया सिंध वो मियाँ वाली से आगे लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये तमाम इलाकों को डबोता है। इसी तरह से अगर दरिया चनाब की सूरत हाल देखें तो ये हेड तरीमू के बाद आगे जनूबी पंजाब का हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह से दरिया रावी और फिर सतलुज, ये तमाम तर दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं। और जो मौजूदा रेला है जो चंद रोज़ पहले दरिया रावी, सतलुज और चनाब में छोड़ा गया था, वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला जो मुल्तान की अहम तरीन तहसील है, और ये तहसील दो दरियाओं के संगम पर वाक़ है। एक तरफ दरिया चनाब और दूसरी तरफ सतलुज। तकरीबन 52 मौज़ा जात जो है इस तहसील के इस वक्त पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और इन तमाम इलाकों में फसलें बहुत ज़्यादा हैं और परेशानी की सी सूरत हाल है। ऐसी कंडीशन हमने देखी है कि हेड तरीमू से जब पानी का ये रेला निकला था तो फिर रंगपुर, मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला, शेर शाह, शुजाबाद और फिर जलालपुर पीरवाला, ये पानी जो है, जो रेला है इस वक्त ये इन इलाकों से गुजर कर आगे हेड पंजनद की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं, अलीपुर, उसको ख़ास तौर पर हाई किया गया है और वहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। अब अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज का जो रेला कसूर, पाकपतन और बहावल नगर से गुजर कर वो भी इसी इलाके जलालपुर पीरवाला से गुजर कर आगे हेड पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। और बहावल नगर के अंदर तकरीबन 143 मौज़ा जात सतलुज के सैलाबी रेले की वजह से डूबे हैं और इस वक्त भी सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ खानेवाल के इलाके में दरियाए चनाब के अंदर शामिल होता है और दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल के बायस इस वक्त मुल्तान और झंग का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ते है और यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ़ इलाकों में
फ्लड बंद टूटे हैं, कई सड़कें पानी के अंदर बह चुकी हैं, ज़रूरी रकबे पूरा जनूबी पंजाब कपास से भरा हुआ है, गन्ने की फसल है, तिल, सब्जियां और हरी मिर्च ख़ास तौर पर इस इलाके में बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है और ये तमाम फसलें इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं। आम की फसल जो है मुल्तान रंगपुर से लेकर मुल्तान, फिर शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, तमाम दरियाई बेल्ट के अंदर है, वो दरख्त जो है आम के बागात इस वक्त पानी के अंदर डूबे हैं। अब बात करें लोगों की घरों की, तो जो मुल्तान है, मुल्तान में इस वक्त पानी फ्लड बंदों के अंदर खड़ा है, उसको निकालने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीचिंग नहीं की गई है, जिस वजह से तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है वो पानी मुल्तान की हदूद में बदस्तूर मौजूद है और पिछला रेला जो हेड तरीमू पर मौजूद है वो अब मुल्तान की हदूद की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो एक मरतबा फिर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी मुल्तान से गुजरेगा और जो घर इस पानी के अंदर है वो तमाम घर गिरने का है क्योंकि पानी घरों की बुनियादों में दाखिल हो चुका है। सूरत हाल भी तशवीशनाक है और शेर शाह के इलाके में जो फ्लड बंद टूटा था वो 3 मकामात से टूटा, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके जिनमें माजी में कभी सैलाब नहीं आया वो भी इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं। लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जानवरों का चारा इस टाइम ख़त्म हो चुका इलाकों में और जो सब्ज़ियाँ थी यहाँ से वो काश्त होकर जो मंडी के अंदर जाती थी वो सब्ज़ियाँ नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है इन इलाकों के अंदर। इंतज़ामिया अपने फूल प्रूफ तरीके से इंतज़ामात जो है मुकम्मल किए हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। हमारे साथ अब कसूर से फजल हुसैन भी हैं, उनसे कसूर और उसके गिरदो नवा की सूरत हाल जानते हैं। मुख्तलिफ अजला से मकीनों की सोशल मीडिया फुटेजेस आई कि वहाँ तक हुकूमती मशीनरी नहीं पहुँची, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल शजिया, इस वक्त जो गंडा सिंह वाला के मकाम पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात करें पानी की सतह की तो गुज़श्ता 15 रोज़ से जो पानी की सतह है इंतहाई ऊंचे दर्जे पर बरकरार है। कभी ये थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करें नुकसानात की तो इस वक्त जो 90,000 एकड़ के से ज़ायद जो ज़री रकबा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया है। करोड़ों रुपये मालियत की जो तैयार फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। 150 के करीब जो मौजा जात हैं वो सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त पानी ने अपनी हुक्मरानी कायम कर रखी है। अगर बात करें जो सैलाब मुतासरीन की तो इस वक्त 1.5 लाख के करीब जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वो सैलाब जो मुतासरा कैंप्स हैं और ऊँचे टीलों पर अपने माल मवेशियों और बाल बच्चों के हमरा बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें ज़िली इंतज़ामिया की तो ज़िली इंतज़ामिया ने इस वक्त जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर रखे हैं, मेडिकल कैंप कायम कर रखे हैं। पंजाब पुलिस इस वक्त जो रेस्क्यू के हवाले से और पाक आर्मी है, रेंजर्स के दस्ते हैं वो इस वक्त जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मदद फराम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान नेवी है उन्होंने भी मेडिकल कैंप्स कैंप किए हुए हैं जो वहाँ पर वो अपनी बोट सर्विस के ज़रिए जो मौजाजात जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं वहाँ पर अपनी मेडिकल सर्विसेज फराम कर रहे हैं। महकमा हेल्थ है, महकमा लाइफ स्टॉक है, जो इस वक्त सिविल डिफेंस का अमला है और इसके साथ साथ जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है वो थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वो लोगों को ये आइडेंटिफाई करती है कि किसी जगह पर सैलाबी पानी में कोई जानवर और या कोई इंसान घिरे हुए तो नहीं है। अगर कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को आगाह करते हैं, तो वो फिर दीगर जो अदारों की मदद से लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने जो इस वक्त शेखपुर नो है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर है, गंडा सिंह कसूर के मकाम पर है, वहाँ पर उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। इसके साथ साथ जो बुल्ले शाह जो शहबाज शरीफ स्टेडियम है वहाँ पर जो जानवरों के लिए जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके जानवरों के लिए वहाँ पर उन्होंने बाकायदा कैंप किया है, वहाँ पर पानी की सहूलत दी गई है। इसके साथ साथ जो उनके लिए चारे का बंदोबस्त किया गया है। अगर कुछ रोज़ से सैलाब मुतासरीन ये शिकायत करते थे कि उनके जानवरों के लिए कोई चारे का बंदोबस्त ज़िली इंतज़ामिया से की तरफ से नहीं किया गया। अब गुज़श्ता 2 रोज़ से ज़िली इंतज़ामिया उनके जानवरों के लिए चारा भी फराम कर रही है। ख़ुसूसन जो अभी तक ऊंचे जो देहात हैं वहाँ पर जो जानवर फंसे हुए हैं वहाँ पर भी चारा पहुँचा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने जो लोग ऊंचे टीलों पर बैठे हैं उनको टेंटेज भी फराम कर दिए गए हैं। इसके साथ अगर बात करें
सैलाब मुतासरीन की, तो वो अभी भी ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि उन्हें वो सहूलियात फराम नहीं की जा रही जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। शजिया, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सैलाबी पानी मज़ीद ज़्यादा होने का अलर्ट भी जारी हुआ है और इसके साथ साथ बारिश का सिलसिला भी वक्फे से कई रोज़ से जारी होता है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत सी मुश्किलात मज़ीद पैदा हो जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे जलालपुर पीरवाला से यासिर मजीद और कसूर से फजल हुसैन भुट्टा में अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। अब नाजरीन, सैलाब की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के मुताबिक मौजूदा सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिए और 30 साल में जितना तरक्की का काम हुआ वो सैलाब बहा कर ले गया। वहीं सीनियर वजीर पंजाब हुकूमत मरीम औरंगजेब ने कहा कि सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं, बारिशें भी गजब ढा रही हैं। पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 42 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 21 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जहां पंजाब की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है, वहीं अब सैलाब का रुख सिंध की जानिब है और वहां की इंतजामिया सैलाब से बचने के लिए अलर्ट जारी कर चुकी है। सिंध हुकूमत और इंतजामिया के वहां के क्या इकदामात हैं और पंजाब में मजीद क्या खतरात लाक हैं और अब तक कितने नुकसानात हो चुके हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजी पंजाब इरफान काठिया साहब और उनके साथ हैं डीजी पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह। आप दोनों को वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप पे। इरफान साहब, सबसे पहले आपसे सूरत हाल जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि तारीख में पहली बार तीनों दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और दूसरी जानिब भारत से वक्तन फवक्तन जो सैलाबी रेले छोड़े जा रहे हैं, यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। लेकिन ये बताएं कि पंजाब से पानी का मुकम्मल अखराज कब तक मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिल्कुल आपने इंट्रो में ठीक कहा कि ये हमारी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे है कि 3 बड़े रिवर्स हमारे एक ही टाइम पे सुपर फ्लड की सिचुएशन में है। और अगर मैं सतलुज की बात करूं तो पिछले 2 माह से ये हाई फ्लड की सूरत हाल में चल रहा है और पिछले तकरीबन 8 दिन से 3 लाख से ऊपर का रेला वो गंडा सिंह के मुकाम से इस कसूर में दाखिल होकर पूरे सतलुज को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह आपने देखा कि चनाब ने इस दफा वो पीक अटेन की जो खानकी हेडवर्क्स और कादराबाद हेडवर्क्स में जो 1955 में ये पानी आया था। इसी तरह रावी को अगर हम लाहौर के मुकाम पे शादरा को देखें तो 1988 में आखिरी दफा 3,46,000 क्यूसेक आया था, उसके बाद ये पानी नहीं आया। तो ये बिल्कुल टेस्टिंग टाइम्स हैं और ओवरऑल पंजाब के लिए एक आजमाइश है। लेकिन द गुड थिंग इज कि इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब, पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन अपने पंजाब के लोगों के बिल्कुल शाना बशाना ना सिर्फ खड़ी है, हमने अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू, और जैसे आपने इंट्रो में कहा, अब तक हम तकरीबन 21,54,465 लोगों को महफूज मुकामात तक इवैक्यूएट कर चुके हैं। हमने उनके तकरीबन 15,78,387 जानवरों को ट्रांसपोर्ट करके महफूज मुकामात तक पहुंचाया और हम अब तकरीबन 80,000 के लगभग लोगों को 24 घंटे जो हमारे रिलीफ कैंप्स में 450 रिलीफ कैंप्स में क़याम पज़ीर हैं, उनके 3 टाइम मील का, उनकी मेडिसिन का और उनके लाइफ स्टॉक कवर का ख्याल रख रहे हैं। और अब जो आपने बात की कि ये पानी कब तक निकलेगा, तो इसके लिए मैम ये मैं कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट इसलिए भी हमारे लिए सैलाब रहा कि इसमें हमें तमाम दरियाओं पे मल्टीपल कट्स देने पड़े। उसकी वजह थी कुछ जगहों पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर को बचाना था, कुछ जगहों पे हमने मेन हमारा जो कंसंट्रेशन और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन थी कि हमने ह्यूमन लॉस को बचाना है। कहीं पे भी कोई बड़ा अर्बन सेंटर खुदा न खास्ता वो हमारे फैसलों की देर की वजह से वो इसकी जद में ना आए और कहीं जानी नुकसान ना हो, तो ये हमने फैसले लिए, जिसकी वजह से इस वक्त वस्ती पंजाब में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी पॉन्डिंग हुई है। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कब तक ये खराज मुकम्मल हो सकता है। सलमान साहब, इस बार वैसे तो पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन पंजाब में जिस तरह इस बार सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उस पानी ने बिलाखिर सिंध की जानिब आना है। हमने देखा था कि सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने किस तरह से कराची में सूरत हाल को बिगाड़ दिया। अब इतना बड़ा सैलाबी रेला जो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक का कहा जाता है, वो सिंध दाखिल होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए हैं?
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया है कि मैं आपके तवज्जुह से जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में आवाम को आगाही दे सकूं। हम्म। देखें जी, इस वक्त जो हमारा एक्सपेक्टेड फोरकास्ट है कि हमारे पास गुद्दू के मुकाम पे तकरीबन 8 लाख या उसके आसपास करेला आएगा, लेकिन हमने कॉन्टीजेंसी को मद्देनजर रखते हुए 9 लाख प्लस यानी कि सुपर फ्लड के जो है वो हमने तैयारी की है। हमारे 1671 गांव आइडेंटिफाइड है, 16,38,000 की आबादी आइडेंटिफाइड है। हम्म। हमारी 44 तालके और 167 यूनियन काउंसिल्स हैं। उन सब के लिए हमने उनको पॉपुलेट किया हुआ है, जियो टैगिंग की हुई है, और उससे कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलीफ कैंप्स हैं कि किस रिलीफ कैंप में कितनी फैसिलिटी है, और वो जो है हम टोटल 528 जो है वो तैयार किए हैं। कच्चे के लोग अमूमन जब पानी आता है, ये उनके पास हर दूसरे या तीसरे साल का फिनोमेना होता है। क्वांटम उसका थोड़ा कम होता है, जो कि इस साल ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए जो है वो अमूमन इस चीज़ के को एज अ रूटीन लेते हैं कि जी रूटीन मामला है। लेकिन अभी हमारी जो आगाही उनको देने की यही कोशिश की जा रही है कि इस साल जो है ये पानी रूटीन से ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल। बड़ा मेहरबानी जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए, और हम्म। अपने माल मवेशी की, अपने फैमिली के, अपने बच्चों को लेके जल्द से जल्द निकल आएं। इस वक्त तक तकरीबन हम 1,35,000 से ऊपर जो है लोगों को मूव आउट कर चुके हैं, हम्म। और उनके साथ साथ तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर के माल मवेशी भी जो है हम निकाल चुके हैं। और अभी क्योंकि हम पंजनत से अभी पानी आने में 1 दिन का या 1.5 दिन का टाइम मजीद लगेगा, तो हमारे पास ये टाइम है जिसमें हम मजीद पॉपुलेशन को जो है मूव आउट करेंगे टू सेफर प्लेसेस। जी ठीक। इरफान साहब, जलालपुर पीरवाला के हवाले से भी बहुत अफसोसनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। कहा जाता है कि इस मकाम पर 3 दरियाओं का पानी मिल जाता है। रात को वहां अलर्ट जारी किया गया और पानी बहुत ज्यादा आया। अब तक कितने लोगों को वहां रेस्क्यू कर लिया गया है? जी मैम, बिल्कुल। रात चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे मैं खुद भी रात 3 बजे जलालपुर पीरवाला पहुंचा, और इस वक्त हम तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके कल हमने 1200 लोगों को निकाला, और आज हम 4 बजे तक 2100 लोगों का इनखला यकीनी बना चुके हुए हैं। ये तकरीबन जलालपुर पीरवाला में, जैसे आपने कहा, सतलुज का पानी भी इसको टच कर रहा है और चनाब का पानी भी इसको टच कर रहा है। तो तकरीबन 50 बेट के ये गांव हैं जिनमें छोटे बड़े देहात और इनमें इनंडेशन है। कुछ देहात काफी ऊंचाई पे होने की वजह से वहां पे लोगों ने इनखला को मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो नशेबी देहात थे उनमें पानी आया, और उसमें काफी सारी फैमिलीज पहले इनखला कर गई, लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग थे वो अब पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ने की वजह से, और कंसिस्टेंटली, क्योंकि मुल्तान में कंसिस्टेंटली यही फ्लोज पिछले 3 से 4 दिन चल रहे हैं, और अभी अगले 2 दिन मजीद ये चलने के खदशा है, क्योंकि चनाब का दूसरा रेला भी और रावी का पानी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस वजह से फिर लोगों में थोड़ा इज़्तिराब रहा। लेकिन आज सारा दिन ना सिर्फ हम PDMA की टीम, डिवीजन और पुलिस की, पाकिस्तान आर्मी की तमाम टीम्स ने आज बड़ा मॉवलस काम किया, और इंशाल्लाह हमें रात तक उम्मीद है कि रात तक ये हमारा रात देर तक जाएगा सारा प्रोसेस। और हमने हेलीकॉप्टर और वहाँ के रिहायशी अब कन्विंस्ड हो गए इनखला करने पे? क्योंकि वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा था, जिसकी वजह से अब मुश्किलात ज़्यादा का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वो कन्विंस्ड हो गए हैं वहाँ से? अनफॉर्चुनेटली इस चीज का बिल्कुल हमें सामना रहा, लेकिन अब हमने उसमें फोर्स्ड इनखला की तरफ भी हम गए कि जो बिल्कुल नशेबी मौजाजात हैं वहां पे बिल्कुल हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे, और इसमें पाकिस्तान आर्मी ने और पुलिस ने खास तौर पे एक अहम किरदार अदा किया, और अब हम काफी सारे लोगों को निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक। सलमान साहब, चूंकि सैलाबी पानी का रूट तो आप लोगों को इसका अंदाजा होगा कि किस जगह से दाखिल होगा और पानी अपना कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब तक आपने किन किन शहरों में लोगों को कितनी तादाद में महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है? जी, हमारे टोटल 15 अजला हैं जिनके साथ दरिया बहता है, और उसमें से हमने जो आबादी आइडेंटिफाई की हुई है कि जो मुतासर हो सकती है, उसमें से हमने 1,35,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1,35,590। और इसी तरीके से जो है अभी आज जो है हमारा मेन जो ज़्यादा थ्रस्ट है उस पे, क्योंकि अभी तक पानी कल तक गुद्दू तक जो था 3.5 लाख 3.25 लाख के करीब था, आज वो 3,60,000 को क्रॉस कर गया है। तो ये जैसे बढ़ता जाएगा तो हम उसी हिसाब से जो आबादियों के मुतासर होने का
होता जाएगा उसको हम करेंगे। लेकिन बहरहाल कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कहा था एक डेडलाइन हमें देनी पड़ेगी, उस वक्त तक अगर लोग जो है वो नहीं निकले तो हम उसको जो है वो फिर लोगों को फोर्स्ड इवैक्यूएशन कराएंगे। सिचुएशन को मॉनिटर करें, 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हमारे अपने वजीर बालियात, हम सब लोग एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग करें। जो सेक्रेटरी और वजीर इरिगेशन के हैं वो तो हैं ही फील्ड में, वहीं से वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली जाके देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है वो हुकूमत को, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर को आगाही दे रहे हैं। तो जो गांव अभी खाली हो रहे हैं मेनली वो खाली हो रहे हैं जो बहुत ही नशीब इलाके में थे, क्योंकि आपको याद होगा आज से कोई 2 हफ्ते पहले 24 अगस्त को भी 5,43,000 का रेला गुजरा था। तो 5,43,000 तक के रेले वाले लोग जो हैं वो अमूमन जो है ना वो मुतासर नहीं हुए थे और उनका राब्ता कुछ गाँव का कुछ देहातों का हुआ था राब्ता मुनक़ता, लेकिन ओवरऑल जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में रही थी। लेकिन अभी क्योंकि पानी 8 लाख के करीब पहुंच रहा है तो 7.5 लाख प्लस पे हमारा पूरा कच्चा जो है वो डूब जाता है, तो तमाम आबादी को जो है कोई मुंतकिल आइडिया करना है कि पड़ता है। कौन कौन उनकी सी जान और फसलें माल की खराब हिफाजत होने के लिए। का कोई तखमीना है आपके पास कि कौन कौन सी फसलें इससे डैमेज हो सकती हैं और मवेशियों के? देखिए जी जी, हमारे पास जो टोटल कच्चे में 11 लाख एकड़ ज़मीन है जो अच्छा। कि हमने आइडेंटिफाई की हुई है। उसमें मेनली 2-3 चीज़ों के जो है वो में है। एक तो जो हमारी गंदम होती है, जो हमारी अपना बागात हैं कुछ आमों के, कुछ वो इस तरीके से सब्जियां ज़्यादातर उगाई जाती हैं। छोटी फसलें जो होती हैं जैसे सब्जियां मेहंदी हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो कि वहाँ पर हैं। इसके अलावा हमारे मैंग्रोव्स हैं, उसके लिए तो खैर इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा साबित होगा कि साउथ में कि अगर पानी ज़्यादा आएगा तो उनकी लिए तो एक ये सॉर्ट ऑफ फ्रेश वाटर का आना पॉजिटिव होता है। जी इरफान साहब, पंजाब में जहां नो डाउट के रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, लोगों को कैंप्स में शिफ्ट भी किया जा रहा है, एक तो ये ज़रूर बताएं कि अब तक कैंप्स में ओवरऑल पंजाब के मुतासरीन की कितनी तादाद हो चुकी है, और दूसरा ये कि कब तक हम ये कह सकते हैं कि वो दोबारा अपने घरों या इलाकों में जाने के काबिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। अभी जो हमारे अपर साइड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, इनमें नॉर्मलसी आ रही है और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन साउथ में क्योंकि पानी अभी पहुंचा है तो इस वजह से अभी इसमें मजीद टाइम लगेगा। जी ठीक। सलमान साहब, तवक्को ये भी की जा रही थी कि 6 तारीख तक पानी दाखिल हो जाएगा और इसका बहाव भी तेज बताया जा रहा था, मगर पानी अभी तक सुपर फ्लड की सूरत हाल के मुताबिक सिंध में दाखिल नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। मगर इस हवाले से क्या मुस्तकिल इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि माहिरीन के मुताबिक तो ये हर साल अब मौसमियाती तब्दीली के बायस ऐसी ही सूरत हाल का सामना होगा। तो हमारे लॉन्ग टर्म्स क्या मेजरमेंट्स हैं? देखिए जी, जो हमें इनिशियली एनडीएमए ने या फेडरल फोरकास्ट जो एफएफडी है उन्होंने जो हमें सैलाब का जो खदशा दिया था वो 9 लाख से 13 लाख के दरमियान पहले कहा गया, फिर 9 लाख से 11 लाख के दरमियान कहा गया। लेकिन बहरहाल हमें 9 लाख होता है या उससे ज़्यादा होता है, उसमें हमारी कुछ एसओपीज जो बंदों की प्रोटेक्शन या उसके मुतालिक हैं वो एक फॉलो होती है सुपर फ्लड वाली कैटेगरी में, कि वो उस कैटेगरी में लाया करता है, चाहे वो 9 लाख हो चाहे वो 11 लाख हो। तो जिस वक्त ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी उस वक्त भी हम बिल्कुल क्लियर थे कि हमने सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। और अभी भी जब वो पानी का सुपर फ्लड से नीचे लेवल का आ रहा है जो अभी है, दो उसमें अभी फाइनलाइज नहीं है क्योंकि कुछ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई किसी सॉर्ट का आप फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। राजनपुर और इसके साथ जो कोई सुलेमान वाला एरिया है वहाँ से पानी जो है मजीद अगर दाखिल हो जाता है तब भी हमारी तैयारी जो है सुपर फ्लड की है। अभी दूसरे पार्ट के आपके आंसर की तरफ आए तो जी हमने 2010 के बाद काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शंस किए थे, स्पेशली जो हमारे पुश्ते हैं, बंदों के पुश्ते हैं, उनको जो है मजबूत किया गया था। 104 वनरेबल पॉइंट्स हैं ऑल अक्रॉस सिंध जिनमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले 15 सालों में। यही वजह है कि 2015 में जब हमारे पास दरियाई सैलाब आया था तो उसमें भी तकरीबन 7.5 पौने 8 लाख का पानी गुजरा था और बहिफाजत वो पानी जो है वो समंदर की तरफ चला गया था। अब जो जिस फिनोमेना की आप बात कर रही हैं कि अभी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जा रही है, तो उसकी सोल्यूशन तो जी एक ही है कि हम वापस अपने नेचर की तरफ जाएं। जो भी क्लाइमेट को हमने डैमेज पहुंचाया है उसको जितना हद तक रिवर्स कर सकते हैं रिवर्स कीजिए। तो जो भी नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हैं वो जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो इस टाइप के फिनोमेनास को हम वेरी फ्रीक्वेंटली जो है और मे बी शायद इससे भी ज़्यादा से फेस करने लगे। ये भी फ्रीक्वेंसी कम नहीं है, हर 2 या 3 साल बाद एक सैलाब का सामना करना पड़ता है बड़े लेवल का। आपको याद होगा 2022 में जो सिंध में जो सैलाब आया था, वो बारिशों की वजह से था, हमारे अपने इलाके में बारिशें हुई थी, लेकिन उसकी तबाही का तो इससे पहले कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जब 21 लाख लोगों के जो है वो घर तबाह हो गए थे, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी डिस्प्लेस हुई थी,
73 लाख लोग जो है वो रिलीफ कैंप्स में आए थे, तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है। अगर हम पिछले पास के अपने रिसेंट पास के 5 जो बड़े बड़े सैलाब हमने फेस किए हैं, उन सब का क्यूमुलेटिव जो टोटल है वो भी उससे 2022 का अकेले का उससे ज़्यादा था। बहुत शुक्रिया। DGPDMA पंजाब और सिंध हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल से। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान चीनी सदर ने गैर मगरबी दुनिया के 30 से जायद अहम रहनुमाओं, जिनमें रूस के सदर पुतिन, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शामिल थे, उनसे मुलाकातें की। बाकायदा तौर पर एक ताकतवर सफारती अरूज का मुजाहरा किया। इन मुलाकातों का अरूज एक हम असर फौजी परेड था, जिसमें पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल थे और दुनिया को एक ताकतवर मुत्तहिद चीन की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। बीजिंग में मुनक्किदा इस फौजी परेड ने चीन की अस्करी सलाहियत और ग्लोबल असर रसूख के दावे को उजागर किया, जहां जदीद हथियार, पानी के अंदर से चलने वाले ड्रोन्स और न्यूक्लियर सलाहियत के हामिल निज़ाम नुमाइश का हिस्सा थे। इस दौरान मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका की क़यादत के मुतबादिल के तौर पर चीन अपने आप को उभारने की भरपूर कोशिश कर रहा है। एक नए बैनुल-अक़वामी तरतीब का ढांचा जो मगरब पर इन्हिसार की बजाय खुद मुख्तारी और गैर मगरबी इत्तेहाद पर मबनी है। इसी पस मंजर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में इंतहाई तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। यानी ऐसा मालूम होता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हवाले कर दिया है। इस बयानिए का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। अमेरिका को खतरा है कि उसके रवायती इत्तेहादी चीन की जानिब माइल हो रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी खासी सफारती कामयाबियां देखी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के लिए चीन और रूस दोनों के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम देखते हैं। आलमी अदारे रॉयटर्स, दी गार्डियन, BBC, AFP और थिंक टैंक एशिया सोसाइटी ने इन इवेंट्स पर बड़े दिलचस्प तबसरे किए हैं, जिसका मजमूई तौर पर पैगाम है कि चीन ने दुनिया को ये साबित किया है कि वो मुकम्मल तौर पर न सिर्फ बाइख्तियार है बल्कि इस ज़बरदस्त सफारती ताकत भी रखता है। ये मगरब और पाकिस्तान से सफारती बगावत का भी इंदिया है। चीन की जानिब से खुद को एक ग्लोबल साउथ की क़यादत के तौर पर पेश करना, जो यकीनी तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब कदम है और साबित कर रहा है कि दुनिया में ताकत का रुख बदल रहा है। पेचीदा आलमी माहौल में पाकिस्तान ने तवाज़ुन की हिकमत अमली अपनाते हुए चीन, रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रवाबित की लचक के साथ आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है, ताकि वो नए आलमी ताकत के तवाज़ुन में मुअस्सर अंदाज में अपना किरदार जारी रख सके। क्या चीन बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर रहा है? क्या दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर अब चीन जारी करेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ भी हैं, जौहर सलीम। आपको वेलकम करते हैं जौहर साहब। इस वक्त दुनिया भर के आउटलेट्स जिस तरह से चीन के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये महसूस हो रहा है कि वो चीन की तरक्की कम और अमेरिका की तनज़ली पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है कि चीनी सदर जिस तरह से आम तरीन ममालिक को अपनी सफ में लाने में कामयाब हुए हैं, वो वाकईतन अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है? जी देखिए, एससीओ में भी जो उन्होंने इस बार जो थीम अडॉप्ट किया वो एक मल्टी पोलर वर्ल्ड का था। अच्छा, अब ये ऑल्टरनेट विजन है जो चाइना दे रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर का जो उससे मुख्तलिफ है, जो कि अमेरिका का या मगरब का है। उसमें 3-4 जो बुनियादी जो कलिये हैं, जो असूल हैं, जो मुख्तलिफ हैं, वो ये हैं कि एक तो जो है अमेरिका का जो है वो यूनिपोलर एक है, जिसको वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें अमेरिका सुपर पावर है, बाकी जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो उनके साथ हैं, और फिर जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्रेटन वुड सिस्टम वाले इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, उन सब के थ्रू वो वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। वो उसको एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन खैर चाइनीज जो है वो कहते हैं कि वो इसको मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्डर एक पावर डोमिनेट ना करे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें अब कोई भी जो है किसी की बालादस्ती ना हो, जो है एक, और सोवरेनिटी पे बहुत ज्यादा जोर है कि जो मुल्कों की सोवरेनिटी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। जबकि जो अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें वो कदगन मौजूद है। वो कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे या कभी सिक्योरिटी के नाम पे वो इंटरवीन करते हैं।
जो तीसरा उसका कलिया जो है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, चाइना उसको एक डेवलपमेंटल ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखता है, जिसमें BRI और जो है उनके वर्ल्ड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल जो है ना इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, तो उसमें वो ताकि एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्लोबलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर है। अमेरिका उसको देखता है मुख्तलिफ एक मार्केट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं, उनको आज़ादी हो, ये जो जिनको आप कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो एक ऐसा जो है ग्लोबलाइजेशन उनके थ्रू। इसी तरह फिर जो और उसमें उनके जो विजन में जो है ना एक बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि सिक्योरिटी जो है अमेरिका उसको अलायंसेस के थ्रू देखता है, ब्लॉक्स के जरिए, जिस तरह नेटो है, जिस तरह अभी वो क्वाड बना रहे हैं, ऑकस बना रहे हैं या बना चुके हैं, और उस पर जाहिर है कि इस वक्त काम भी हो रहा है। दूसरी तरफ चीन जो है वो ये देखता है कि जी कोई ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए कोऑपरेशन के थ्रू, आपस में डायलॉग के थ्रू चीजें जो है वो सेटल होनी चाहिए, और सिक्योरिटी इंडिविजिबल होनी चाहिए। चाइना और अमेरिका के माबैन सफारतकारी के विजन की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से एक सुपरमेसी वाला नजरिया है, जबकि चीन काफी अरसे से इस बात का जार करता है कि ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बराबरी और एहतराम के साथ होने चाहिए। आपने ये मेंशन किया, शंघाई का मकसद भी इसी विजन के साथ अब बढ़ाया जा रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि फिर अमरीकी सुपरमेसी से अब ममालिक तंग आ गए और उनके लिए चीन की ये पॉलिसी ज्यादा अट्रैक्टिव है? जी, दुनिया के बहुत से मुल्कों के लिए, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो ये वो मुल्क हैं जो तरक्की पजीर हैं, कई उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन अभी पूरी तरह वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, या वो उस किस्म के कैपिटलिस्ट कंट्रीज नहीं है, उनके अपने मतवाजी निज़ाम है। अच्छा, ये भी एक आम चीज़ है कि चीन का जो है ऑल्टरनेट विजन, उसमें ये सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी भी है, कि जरूरी नहीं कि एक ही निज़ाम हो, बस कैपिटलिज्म हो, और जिसको वो डेमोक्रेसी समझते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी सिर्फ वही हो। चाइना की तरह मुख्तलिफ निज़ाम भी हो सकते हैं, तरक्की उस तरह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है बहुत से मुल्कों के लिए, इसीलिए जो है ना सिर्फ SCO के फोरम से, बल्कि आप देखें ब्रिक्स का फोरम है, उसमें भी बहुत काम हो रहा है। अच्छा, उसमें ये सारे मुल्क, जैसे ब्राजील है, उसमें साउथ अफ्रीका है, अब जाहिर है जो रशिया और चाइना तो हैं ही, जाहिर वो तो SCO में भी हैं, इंडिया भी अब इसमें जरा थोड़ा सा पहले से ज्यादा सरगर्मी से शिरकत कर रहा है। तो ये सारे मुल्क जो हैं कुछ ऑल्टरनेट वो भी देख रहे हैं मैकेनिज्म्स के, जिस तरह मिसाल के तौर पे ट्रेड के लिए कोई और जो है ना करेंसी स्वैप्स का सिस्टम हो जाए, या कोई और, मतलब डॉलर बेस्ड जो पूरी दुनिया का एक ऑर्डर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे बाहर निकलें। तो उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर तजवीज़ भी आ रही हैं। फिर डेवलपमेंट की भी जो इदारे हैं, जिस तरह सिर्फ IMF है या वर्ल्ड बैंक है, जिसको कि कंट्रोल करते हैं खासी हद तक मगरबी ममालिक, वो चाहते हैं कि मतवाजी इदारे हों। एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एक सोच रहे हैं, SCO भी सोच रहा है इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस कायम करने की, कोई अपना सेटलमेंट्स के सिस्टम भी, जिस तरह अभी तो सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम है जिसमें ज्यादा पूरी दुनिया में करेंसीज मूव करती हैं। तो बिल्कुल ये अट्रैक्टिव है बहुत से मुल्कों के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब बड़ी ज्यादा जो है ना कीननेस के साथ शिरकत होती है इस किस्म की मीटिंग्स में, और उसके बाद थोड़े थोड़े इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी, जिसको हम कहते हैं, आपस में कई मुआहदे साइन हुए हैं, कुछ एक वो बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक खाका बन रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से सॉलिडिफाई होने में भी काफी वक्त लगेगा। आपने जिस तरह से अभी इंडिया का जिक्र किया है, तो सर आपने जिस तरह से अभी इंडिया का जिक्र किया है, तो अब इंडिया भी चीन के खिलाफ खुद को इस खित्ते में सबसे बड़ी पावर के तौर पर मगरब में पेश करता रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि यही इंडिया चीन के ब्लॉक में शमूलियत के लिए काविशें भी कर रहा है। आपने खुद कहा कि बड़ा एक्टिव नजर आ रहा था। इसी हवाले से ट्रंप का बयान आना कि हमने रूस और भारत को खो दिया है, आप समझते हैं कि ये बयान बाकायदा एक मुस्तकबिल की पॉलिसी का पेश खेमा है कि इस खत्ते में अब अमेरिका की प्रॉक्सी या वॉच डॉग अब कोई बड़ा मुल्क नहीं रहा? प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है, आपको पता है, बड़ा मर्क्यूरियल है, वो बदलते भी रहते हैं। खास इस बयान के बाद देखिए उन्होंने फिर एक और जो उसके बाद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे तो मोदी के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उस पर फिर मोदी ने भी बड़ी खुशी के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें वही बड़े अपने भी गर्मजोशी के जज्बात का इजहार किया। तो देखें, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे एक डबल गेम खेल रहा था, जिसमें वो खासी हद तक एक्सपोज हुआ।
क्योंकि एक तरफ वो रूस का तेल बेच रहा था बिल्कुल। सैंक्शंस के बावजूद, सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहा था बल्कि वो ब्लैक मार्केट्स में दुनिया की बेच रहा था, रूस से लेके सस्ता और आगे महंगा बेच रहा था। इसी तरह वो जो है ट्रेड भी रूस से बाकी भी कर रहा था। फिर दूसरी तरफ देखें तो चाइना के साथ भी उसकी बहुत बड़ी ट्रेड है, पर साथ ही साथ वो मगरबी मुल्कों को कह रहा था कि मैं आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ, जो चाइना को आप कंटेन करने की आपकी स्ट्रेटेजी है, जी। जिसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, तो उसमें मैं कलीदी किरदार अदा करूंगा। तो ये जो है ना, इसी तरह अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ना, वो अमेरिकन समझ रहे थे कि हमारे जॉब्स जो हैं वो सारे इंडिया जा रहे हैं, बड़ी कंपनीज आउटसोर्स कर रही हैं, H1B वीजास भी के नाम पे भी बहुत बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की आ रही है। अमेरिका ट्रेड में भी इतना बड़ा डेफिसिट है, 40-45 बिलियन डॉलर्स का। तो इसी तरह वो अपनी मार्केट नहीं खोल रहे थे अमेरिका के लिए, तो वो उनको ये चीजें ट्रम्प को तो पसंद नहीं आती। बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी कोई बिगाड़ या खतरे की बात नहीं है। जोहर साहब, पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से बड़े आइडियल और बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के माबैन तवाज़ुन की पॉलिसी किस हद तक पायदार हो सकती है जब आलमी ताकतें एक दूसरे से बराह रास्त टकराव की जाने बढ़ रही हों? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है सफारती खारजा पॉलिसी चैलेंज है। अमेरिका और चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बहुत ही अहम है, जाहिर है इन दोनों मुल्कों के साथ, और इस वक्त दुनिया के लीडिंग इकोनॉमीज भी हैं और कई हिसाब से लीडिंग पावर्स भी हैं। तो उसमें जो है तवाज़ुन रखना कोई आसान नहीं है। अच्छा, जब हम तवाज़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तवाज़ुन का मतलब ये नहीं कि आपके अमेरिका के साथ भी उतने ही ताल्लुकात हों जितने चीन के साथ। उन ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ है। चीन के साथ हमारी एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, वो हमारे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं, और उसके बाद सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। तो अमेरिका जो है उसके साथ मुख्तलिफ है, वो भी एक सबसे बड़ा हमारा जो है ना एक्सपोर्ट पार्टनर हम कह सकते हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स उसको जाती हैं, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वहां से होता है। फिर उसके बाद यह है कि उनके साथ एक हिस्ट्री रही है डिफेंस रिलेशंस की, इस वक्त इतना ज्यादा नहीं है। फिर अमेरिका का क्योंकि एक दुनिया में जाहिर है अभी तक जो मुकाम है जिसमें वो कंट्रोल करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को भी, और ये वो इदारे हैं जिनसे पाकिस्तान का बहुत ताल्लुक रहता है। देखिए अभी भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, वर्ल्ड बैंक के साथ हम $20 बिलियन का एक साइन कर रहे हैं जो अगले 10 सालों के लिए। तो वो जो फिर हमारी एक बहुत बड़ी डियास्पोरा जो है वो जो हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो अमेरिका में हैं, जो है, और बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आती। तो ये सारे अवामिल हैं। अब उसमें अब मसला ये आ गया था कि क्योंकि चाइना और अमेरिका तो जाहिर है वो एक दूसरे को कंपेटिटर्स के तौर पे देख रहे थे, और कई बार अमेरिकन इस तरह भी आ जाते हैं ना कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उससे हमें परेशानी लाहक थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जो ये खारिजा पॉलिसी जो है उसके सतून को, जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, उसको समझता है, उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जोहर सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।